हम्म। यस सर। ये तो 11th का चीज है। उसको जानना है। अच्छा, आप लोग को जे मेन के सिलेबस का सॉरी पता चल ही गया होगा, है कि नहीं? जे मेन का जो एग्जाम डेट है आपका फरवरी में है फर्स्ट, फिर मार्च, अप्रैल, मई, फिर फरवरी का भी क्लियर किया है 25 या 26 या 24 इसमें होगा, 24 से 26 शायद है। ये 20 से 24 है फैब में। फिर आपका है। चलिए मैं आपको अब स्टैट ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? और किसी का कुछ टॉपिक, कोई टॉपिक बच्चों? बच्चे बताओगे? और कोई टॉपिक? रुको मैं पेज आपको सबसे पहले तो ये ले आऊँ आपके सामने, ताकि आप मेरे से बात कर सको अच्छे से। मैथ्स, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, ठीक है? दूसरा कोई टॉपिक बताइए। हेलो। सर कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो कॉनिक सेक्शन में मीन्स आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल नहीं पढ़ोगे, सिर्फ पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ना चाहते हो? बोलिए। तो अब तो हम लोग टारगेट करेंगे फरवरी के एग्जाम के हिसाब से ना बच्चे, है कि नहीं? तो बताओ, कॉनिक सेक्शन में सारा पढ़ना है स्ट्रेट लाइन से, या फिर सिर्फ पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला? बताओ। सर सारा। सारा मतलब कहाँ से? पॉइंट से ही, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन से ही? नो सर, सर मतलब स्ट्रेट लाइंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे सेकंड हाँ डिग्री समझ गया इक्वेशन। समझ गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप बोल रहे हो? यस सर। चलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आपको शुरू करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, है कि नहीं? सर्कल पढ़ोगे? मैंने सबका हाई लेवल आप करना चाह रहे हो कुल मिला के, मुझे जो समझ में यस। आ रहा है। यस सर। ये नहीं कि जनरल इक्वेशन जो होता है वो तो आप जानते ही हो, मतलब वो पर्टिकुलर चीजें जो जे मेन में भी आता है, जे एडवांस में भी आता है, और आपका अब इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं पढ़ाना, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल जरूर पढ़ाना है, ये कहो, इजंट इट? यस सर। तो मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनिक सेक्शन बोल दो कि वो मुझे पढ़ना है, बेसिक्स नहीं जानना है मुझे। उसी हिसाब से कल आपका टाइम मैं वेस्ट करूंगा, है कि नहीं? और कोई टॉपिक? हेलो। अब 2 मिनट में समय दे रहा हूँ आप सबको, प्लीज आप 2 मिनट में सोच के मुझे बताओ। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल पोर्शन, ये अक्सर रहता है लोगों का प्रॉब्लम। आपका कंप्लीट है? ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेलो। 1 मिनट बच्चे।
बोलिए बच्चे, और कोई टॉपिक? सर लिमिट्स भी थोड़ा बहुत बता देना सर, एलएच रूल वगैरह। लिमिट्स में मतलब जो आप जानते हो उसको छोड़ के सीधा सीधा कह लो आप। सर लिमिट्स इतना अच्छे से क्लियर नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं, लिमिट्स तो आपको ऐसे भी फंक्शन में हेल्प करता है, लिमिट्स बता दूंगा। और कुछ चैप्टर? चलो जब याद आए तो फिर बता देना, ठीक है? मैं शुरू करता हूँ। आज स्टैट से शुरू करें। हेलो। यस सर। चलिए आज स्टैटिस्टिक्स आपको बताते हैं। देखो स्टैटिस्टिक्स जो है, आप जानते हो इस वर्ड को डेली लाइफ में यूज किया जाता है अक्सर। जो क्रिकेट कमेंट्री आप सुनते हो उसमें कहते हैं कि स्टैटिशियन बताएंगे तेंदुलकर का रिकॉर्ड या कोहली का रिकॉर्ड या रेहाने का रिकॉर्ड, है कि नहीं? क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथ्स बना है जिसके तहत आप एक पेज पर पूरे घटनाक्रम को देख लेते हो। एक पेज पर चाहे पाई चार्ट बना दिया जाए या वेन डायग्राम बना दिया जाए, कुछ भी बना दिया जाए, तो आप देखते हो बहुत सारे तरीके से आप एक पेज पर किसी पर्सन का रिकॉर्ड देख लेते हो पूरा। चाहे वो मैच का रिकॉर्ड हो या एक आदमी के रिजल्ट का रिकॉर्ड हो, चाहे आपका रिकॉर्ड हो, मतलब एक पेज पर आप नर्सरी से लेकर 12th क्लास का तक का पूरा अपना आप परफॉर्मेंस से देख सकते हैं। इट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चे, हम लोग इसको मिटाते हैं। ये तो मैं समझ गया कि ये सब पढ़ना है आपको, और स्टैटिस्टिक्स शुरू करते हैं, ठीक है? अब देखो स्टैटिस्टिक्स में मेन चीज जो आपको पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। पूरी इसकी हिस्ट्री तो बताना इम्पोर्टेंट मैं नहीं समझता, वो जो जरूरत की चीजें जैसे इसमें है। सबसे पहले तो आपको इसमें बताया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी जिसके अंतर्गत आपका क्या होता है, इसको तीन तरीके से पढ़ा गया है। एक मीन, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज आप कैसे निकालते हो। मीन के अंतर्गत भी आ जाता है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक, ठीक है, जिसको आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ चुके हो। फिर दूसरा जो आता है, दूसरा आता है मीडियन। मीडियन भी सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एवरेज को ही बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है मोड। इसके तहत भी आप किसी डाटा का, किसी ऑब्जर्वेशन का एवरेज आप निकालते हो। एवरेज को ही सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी, समझ गए? ना इधर ना उधर, मिड में क्या हो। ठीक है बच्चे, पहला टॉपिक तो आपका ये होता है। दूसरा होता है जब इससे भी संतोष नहीं होता है, लोगों को सेटिस्फाई वो नहीं होता है कि मीन से किसी का, तो वो चेक करना शुरू करते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन से भी संतुष्ट जब नहीं होते हैं तब वो पढ़ते हैं वेरिएंस। वेरिएंस फिर पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो लास्ट में पढ़ते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यही है। इसमें आपको देखो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मीन डेविएशन ही काफी है, उससे ज्यादा तो हम लोग को जानना भी नहीं चाहिए। इसके अंतर्गत आप देखो कोई भी डाटा कैसे कंसिस्टेंट कहलाता है, या कोई भी डाटा मान लो हर एक ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तब उसके मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है बच्चे। या फिर अब देखो ये डाटा जो होता है, चलो कहानी तो बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें हम बताएंगे आपको। ये डाटा जो होता है दो टाइप का होता है। डाटा, डाटा मतलब हो गया जो ऑब्जर्वेशन आपने किसी पर्टिकुलर के लिए देखा है, ऑब्जर्व किया है, दैट इज डाटा, है कि नहीं। ये आपका दो तरीके का होता है, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड, और दूसरा होता है ग्रुप्ड डाटा। ठीक है बच्चे। जब बहुत ज्यादा डाटा होता है तब उसका ग्रुपिंग शुरू करते हैं, लेकिन अगर डाटा कम है तो हम अनग्रुप्ड डाटा को ही यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा सही होता है। आप जानते हो एवरेज का मतलब क्या होता है। अगर मीन की बात करें, मुझे जब बताने की जरूरत नहीं है कि एएम क्या होता है, जीएम क्या होता है और एचएम क्या होता है कि नहीं। अरिथमेटिक मीन ऑफ एन डाटा आप कहते हो ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN बाय N। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन डाटा आप क्या करते हो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स टू द पावर 1 बाय n कर लेते हो। और एचएम तो आप रेसिप्रोकल ऑफ एम करके निकाल लेते हो, है कि नहीं। तो इस तरीके से मीन आप निकाल लेते हो, लेकिन मीन का यहाँ पर वही चीज है, इफ डाटा इज अनग्रुप्ड, इफ डाटा इज अनग्रुप्ड, देन मीन जो आपका होता है, मीन को आप इस सिंबल से देखते हो, यही x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 xn बाय n है। मतलब आप इसको ये कह सकते हो सिग्मा ऑफ एक्स आई बाय एन, आई इक्वल्स टू 1 टू। ठीक है। लेकिन यही डाटा अगर क्या हो जाए, ग्रुप्ड हो जाए, यही डाटा अगर ग्रुप्ड हो जाए, if data is grouped, if data is grouped, तो उस स्थिति में क्या होगा। वो स्थिति जो होगा मतलब क्या है कि अब जैसे 100 बच्चों का मार्कशीट तैयार करना है या 100 बच्चों के मार्क्स का एवरेज तैयार करना है, 1000 बच्चे हो तो और ज्यादा है। उसमें आप ये देखोगे कि उसका जो परफॉर्मेंस है, बहुत सारे बच्चों को 60 आया है, बहुत सारे बच्चों को 70 आया है। अगर मान लो 15 बच्चों को 70 मार्क्स आया है आउट ऑफ 100, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है। तो 70 का जब भी केस आएगा तो वहाँ 15 इंटू 70 डायरेक्ट आप लिख सकते हो, तो आपको इस तरह से ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब और उसको थोड़ा सा एक पेज पर लाने के लिए लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं क्लास इंटरवल में, कि भैया 0 से 10 के बीच इतने बच्चों का रिजल्ट है, 10 से 20 के बीच इतने बच्चे आए। अगर मान लो 1000 बच्चे हैं तो निश्चित रूप से 0 से 10 के बीच में 15-20 आ ही जाएंगे, 10 टू 20 के बीच 50-55 आ ही जाएंगे, 20 टू 30 के बीच में भी यही 25-30 आ जाएंगे, 30 टू 40 ले सकते हो, 40 टू 60 50 ले सकते हो, 50 टू 60, 60 टू 70, तो आपका टोटल डाटा आपको बन के तैयार हो जाता है। और एक पेज पर आप देख लेते हो कि उसका एवरेज क्या आ सकता है। ठीक है बच्चे। और उसको थोड़ा सा छोटा करना है तो आप उसको 0 से 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100 करके ले लेते हैं, है कि नहीं। अब 0 से 20 के भी जितने बच्चों का रिजल्ट आया, मान लो अगर 120 बच्चों का रिजल्ट 0 से 20 के बीच में आया है, तो फ्रीक्वेंसी इज हियर 120। ठीक है बच्चे।
फ्रीक्वेंसी इज 120। और क्या किया जाता है, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं तो हम 0 से 20 का हम सेंट्रल टेंडेंसी ले लेते हैं, मतलब क्लास मार्क ले लेते हैं, दैट इज एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, मीन 0 + 20/2, दैट इज x। ठीक है बच्चे, क्योंकि 0 से 20 के बीच में अगर 120 बच्चे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि सबको 19 ही आया होगा या सबको 0 ही आया होगा, है कि नहीं बच्चों। तो वो स्थिति जब बनती है तो आप क्या करते हो कि 0 से 20 का एक एवरेज लेते हो जिसको आप क्लास मार्क करते हो। 0 से 20 का भी एवरेज ले लिए, 20 से 40 का भी एवरेज ले लिए, 40 से 60 का भी ले लिए, 60 to 80 का भी ले लिए और 80 to 100 का भी ले लिए। आपको क्या होगा, ये एवरेज मिलेगा 10, 30, 50, 70, 90 इस तरह से। अब उस एवरेज को आप क्या करते हो, इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हो। देखो एकदम विजुअल है ये। If data is grouped, then मीन इक्वल टू क्या हो गया, मीन आपका आ गया सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाय एन। ये एन जो है, इसी एन को आप कहते हो सिग्मा ऑफ एफ। ठीक है बच्चे, आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n। इसी को और शॉर्ट में आप लिख सकते हो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, आई इक्वल टू 1 to n बाय n। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। तो मीन निकालने का बस दो ही फॉर्मूला आप यूज करो, हालांकि है तो शॉर्टकट मेथड है, और क्या बोलते हो, एक और मेथड है, उस मेथड से भी निकालते हैं, लेकिन आपको इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कभी कभी क्या हुआ कि डाटा में एफ आई का भी एक अलग टेबल दे दिया, एक्स आई का भी एक अलग टेबल दे दिया। अगर उस तरह का टेबल देता है तब तो निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो 100 या 1000 बच्चों के मार्क्स का वो दे देता है, एक शॉर्टकट टाइप में बना के दे देता है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो फिर क्लास इंटरवल से आप क्या करते हो, क्लास इंटरवल से आप क्लास मार्क निकालते हो। यहाँ एफ आई क्या है, वेयर एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी of observations, particular observations, frequency of particular observations, and xi is the class mark। ठीक है बच्चे, लिख लिए बच्चे, समझ में आया आप लोग को। हेलो, यस सर। परेशानी किसी को भी, क्लास मार्क क्या है ये समझ गया, या तो आपको क्लास मार्क दे देगा, और क्लास मार्क में एक और खास बात आप देखोगे, क्लास मार्क हमेशा जो आपका होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर कंप्लीट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो समझ जाओ कि वही है क्लास मार्क। और या फिर अगर इंटर क्लास इंटरवल में दे दिया है 0 to 10, 10 to 20, तब उसका एवरेज निकाल लो तो वही उसका क्लास मार्क हो जाएगा। एक्स आई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो, यस। चलिए देखिए, इसी तरह से आप मीडियन भी निकालते हो। मीडियन, इसके तहत भी हम लोग एवरेज ही निकालते हैं, लेकिन क्या है कि पॉइंट वाइज कुछ न कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो बहुत सारे डाटा जो, देखो ये सब बिजनेसमैन के कारण सब हुआ है। ये एवरेज इसलिए निकलवाते हैं कि भैया पता चलेगा हम कितना
एवरेज कमा रहे हैं रोज दिन मेरा प्रॉफिट कितना है, तब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कभी मीन के थ्रू अपना एवरेज देखते हैं, तो कभी मीडियन के थ्रू देखते हैं और कभी मोड के थ्रू देखते हैं। ठीक है बच्चे। अब क्या होता है कि थोड़ा परसेंटेज वाइज थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है पॉइंट वाइज, और अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था तो पॉइंट वाइज ही बहुत बड़ा डिफरेंस दिख जाता है उसको, तो थोड़ा सा खुश हो लेता है और कोई बात नहीं है सारा सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का ही। अब देखो इसमें क्या है कि इफ डाटा इज अनग्रुप्ड, इफ डाटा इज अनग्रुप्ड, अगर डाटा अनग्रुप्ड है और observations are क्या कर सकते हो, x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, x n तक होगा ऑब्जर्वेशन, तो क्या होगा कि यहाँ n आपका इवन है कि ऑड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर रखता है मीडियम के लिए। इफ n इज इवन, ठीक है बच्चे, इफ n इज इवन, तो आप सबसे पहले तो ये करते हो कि आप तो इस ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशंस आर x1 x2 x3 डॉट 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 xn, देन firstly we arrange it in ascending order, ठीक है बच्चे, जो भी डाटा दिया गया उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ डाटा जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है कि ऑड है। इफ n इज इवन, अब n अगर इवन होगा तो निश्चित रूप से उसमें दो होंगे मिड टर्म, ठीक है बच्चे, n अगर इवन है तब सोच लो उसमें मिड टर्म जो होंगे वो दो होंगे, ठीक है, एक n/2 होगा, एक n/2 प्लस 1th टर्म होगा, देन मीडियन इक्वल्स टू, मीडियन को m से डिनोट किया जाता है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म by 2 is the median। बात बच्चे याद रहेगी, ये टर्म लिखा हुआ है ये ध्यान रखना, n/2th पोजीशन पर कौन सा टर्म है वो वैल्यू यहाँ लिखोगे, n/2 प्लस 1th पोजीशन पर कौन सा टर्म है वो वैल्यू यहाँ लिखोगे, फिर दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, तब जाके आपको क्या होगा, m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बच्चे। और इफ n इज ऑड, अब n ऑड होगा तो एक ही टर्म होगा जो मीडियन होगा, n मीडियन। सर ऐसे करने पे तो पॉइंट में भी वैल्यू आ सकता है ना? गणपति जी, n अगर इवन है, मान लो 14 है कि नहीं, मान लो इवन 14 इज व्हाट, इवन नंबर, तो 14/7 मीन्स 2 मीन्स 7th टर्म, और 14/2 प्लस 1 मतलब 7 प्लस 1 8th टर्म। हेलो, यस सर। तो बताओ 7th टर्म कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन पर कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा। यस सर। अब वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर 8th टर्म, 7th के बाद निश्चित रूप से 8th ही आएगा क्योंकि ये 7th हो गया प्लस 1 8th, तो यहाँ जो वैल्यू है ये भी वैल्यू यहाँ पुट करो, अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करो, मतलब जो यहाँ x1 x2 की वैल्यू है वो आपको लिखना है यहाँ, ठीक है, वो आप वैल्यू लिख दिए, बाय 2 कर दिए, अब वो वैल्यू पॉइंट में आए ना आए उससे क्या मतलब है, मुझे पॉइंट में आ भी जाए तो क्या दिक्कत है, मीडियन या एवरेज जरूरी तो नहीं है पॉइंट में नहीं होगा,
मुझे तो नहीं लगता है कि जितने भी प्लेयर्स है सबका एवरेज पॉइंट में ही दिखता है मुझे, एक आध को छोड़ दूँ तो। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो मुझे बस ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पुट करना है, ये नहीं कि ये टर्म होगा कि 7th टर्म प्लस 8th टर्म मतलब 15th टर्म बाय 2, ऐसे थोड़ी होगा। यहाँ होगा कि इस पोजीशन, इसीलिए तो टर्म लिखा हूं मैं कि इस नंबर पर क्या ऑब्जर्वेशन है, फिर इस नंबर पर क्या ऑब्जर्वेशन है, दोनों का सम बाय 2 हम करेंगे। और फिर है कि if n is odd then median equals to, डायरेक्ट लिख सकते हो n plus 1 by 2th term। 2th term, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ n plus 1 by 2th term लिखा है, मतलब अगर 15 है तो 15 plus 1 by 2 16 by 2 मीन्स 8th टर्म जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे? हेलो, यस सर। समझ रहे हो? भूलेगा नहीं। अरे इसको समझे? यस सर। परेशानी है तो बताइए, मैं अभी बताऊंगा। नो डाउट सर। ओके गुड। अब देखो इफ डाटा इज ग्रुप्ड, इफ डाटा इज ग्रुप्ड कहेगा सर खाली थ्योरी बता रहे हैं, एक आधे एग्जांपल देते ही नहीं है। एग्जांपल दे, अब कहोगे तो एग्जांपल दे देंगे, मुझे तो लग रहा है आप लोग समझ रहे हो इस चीज को। नो सर, ये तो पेन का है। बताओ बच्चों। सर दे दो एग्जांपल। अब जैसे क्या है, मान लो कहा जाए कि फाइंड द मीडियन ऑफ 5 7 1 6 9 15 15 3 7 6। ठीक है, इसका कहा गया आपसे, इसका आप मीडियन बता दीजिए। अब सबसे पहले इसको क्या करो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा, 1, 1 के बाद क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6, 2 बार 6, फिर क्या आएगा 7, 2 बार 7 भी है, 7 के बाद क्या आएगा 9, 8 तो है नहीं, 9 आ गया, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 18। ठीक है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब देख लो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10 है। n इक्वल्स टू क्या आ गया 10, तो बताओ m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब मीडियन इक्वल्स टू 10 by 2th टर्म प्लस 10 by 2 प्लस 1th टर्म बाय 2। बताओ ये क्या हो जाएगा, 5th प्लस 6th बाय 2। अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5th टर्म के प्लेस पर क्या है 6, अब यहाँ से प्लस 6th टर्म 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 7, 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा 13 by 2 मीन्स 6.5 is the median of that data। बच्चे बात समझ में आई? यस सर। अब क्या है, अब बोलिए। चलिए, अब क्या है कि अगर डाटा ग्रुप हो तब कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम दूसरे एग्जाम्पल से, फार्मूला तो हम लिख देंगे लेकिन फार्मूला से सिर्फ समझ में नहीं आएगा। आप लोग 10th में पढ़े हो लेकिन भूल गए होगे, तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि देखो जो मीन डेविएशन है, वो कहने को तो मीन डेविएशन है, लेकिन वो डेविएशन कभी मीन से पूछ देता है, कभी मीडियन से पूछ देता है, कभी मोड से पूछ देता है। मीन मोड मीडियन मोड आपको जानने की जरूरत पड़ती है।
है बच्चे? चलिए, अब क्या है कि इफ डाटा इज ग्रुप्ड, इफ डाटा इज ग्रुप्ड, देन मीडियन m इक्वल टू हो जाता है l प्लस n बाय 2 माइनस c बाय f इंटू आई। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या 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 होता है, ये आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, अब जैसे मान लो कि क्लास इंटरवल, अब जैसे ग्रुप है डाटा तो निश्चित रूप से क्लास इंटरवल बनेंगे। एग्जांपल इंटरवल, ये मान लो 0 to 20 है, 20 to 40 है, 40 to 60 है, 40 to 60 है, 60 to 80 है और 80 to 100, 80 to 100। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं एफ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, और इसमें देख रहे हो सी लिखा हुआ है, इसका मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसमें लेना पड़ता है। अब ये एफ अपने मन से आप ले लो, 15 है, 10 है, 20 है, 5 है, 7 मान लो। ठीक है बच्चे, अब इसको अगर ऐड कर दो तो देखो ये क्या आएगा, ये जो सिग्मा एफ है इसी को एन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको बताया गया है कि 0 से 20 के बीच में अगर 15 बच्चों का मार्क्स आ रहा है तो 15 जो है इसका फ्रीक्वेंसी कहलाया। ठीक है, तो इस तरह से देखते हुए 10 नहीं ले, 7 नहीं लेके यहाँ पे कुछ और ले लो, 15 20 20 10 30 40 45 50, 5 ही इसको भी ले लेते, नहीं 10 ले लेते, 60 हो जाएगा। n इक्वल टू क्या हो गया, 60। ठीक है बच्चे, अब सी एफ निकालने का जो तरीका है ये आप जानते हैं, अगर 15 है तो 15 हो गया। अब इसके साथ इसको ऐड करते जाओ, 15 10 25, 25 और 20 45, 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 10 60, यहाँ पर ये 60 है। ठीक है, तो अब इतना ही डाटा चाहिए आपको। अब देखो इसके हिसाब से क्या होगा, एल क्या होगा, एन बाई 2 क्या होगा, सी। अब एन तो 60 आया तो बताओ एन बाई 2 क्या होगा, ये आपका 30 होगा। तो 30 से जो सबसे 30 से ठीक छोटा जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका सी हो जाता है। 30 यहाँ है एन बाई 2, तो सी की वैल्यू जो हो जाएगी ये आपका 25 हो जाएगी। बच्चे समझ रहे हो? और अगर ये सी 25 है तो एफ की वैल्यू जो होगी वो आपका 20 हो जाएगी, और एफ जिसका लिए हो उसी का जो लोअर लिमिट है, उस क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वो आपका एल हो जाता है। और आई जो हुआ, आई मतलब हाइट, आई इक्व टू 20 माइनस 0 या फिर 40 माइनस 20, मतलब क्लास हाइट जो है उसको लिया जाता है, दैट इज 20। बच्चे बात समझ में आई आप लोग को? एन बाई 2 से जस्ट छोटा जो होगा वो आपका सी है, एन बाई 2 से जस्ट छोटा जो है वो आपका सी है। मीन्स आपको ये याद रखना है कि एन बाई 2 माइनस सी शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। और अगर सी मिल गया तो उसके जस्ट नीचे का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका एफ हो गया, और एफ जिस क्लास इंटरवल का लेते हैं उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट जो है इसको मीडियन क्लास कहा जाता है। समझे बच्चे? 40 to 60 है, इसको क्या कहा जाता है, मीडियन क्लास। यहाँ 40 जो है वो आपका एल हो जाता है। ठीक है, तो वैल्यू देखो मीडियन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, एम इक्व टू हो गया 40 प्लस एन बाई 2
n/2 तो 30 आया है, 30 माइनस 25 बाय एफ, एफ आपका 20 आया है इंटू 20, ये आई क्या है 20 है, ये तो इससे कैंसिल, 40 plus 5, this is 45, which is central tendency or median of this the grouped data. बच्चे समझ में बात आई? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़े हम। Yes, sir. इसके बाद आपको बताया गया मोड। हाँ बोलिए। फॉर्मूला जल्दी से नोट करो और एल एफ सी देखो, अब इतना लिखने लगे हैं कि एल इसको कहते हैं, एफ इसको कहते हैं, बहुत समय लगेगा, आप चलिए लिखो। हो जाए तो बता देना। हो गया सर, हो गया। अच्छा चलिए गुड। चलिए अब आते हैं मोड पर। मोड और भी इजी है। अनग्रुप डाटा के लिए तो मोड बहुत इजी है, जानते हो। मोड में बताया गया है कि डाटा इज अनग्रुप्ड, देन द नंबर whose frequency is at most, that is the directly mode of that observation। ठीक है, मान लो एक ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत 5 आ गया 6 टाइम्स और इतना कोई नहीं आया, तो मान लिया गया मोड उसको 5 है उसका। ठीक है, हाँ डाटा जब ग्रुप्ड होगा तब आपको देखना है। ठीक है, greatest frequency of the observation is called mode in ungrouped data। ठीक है, लिख लेता हूँ। if data is ungrouped, then the highest frequency of an observation, the highest, then the highest frequencies of the observation, of the particular observation, particular observation is its mode। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल आप ले सकते हो 2 3 4 5 3 7 3 6 5 3 8 9, मान लो ये है अनग्रुप डाटा है। इसमें देखोगे कि कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा है। आप अगर गौर करो तो 3 को गौर करो, 3 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आया, इसके अलावा और कोई भी नहीं इतनी बड़ा है, तो इसलिए यहाँ मीडियन जो हो जाएगा, सॉरी मीडियन कहते मोड, मोड जो हो जाएगा। हालांकि ये एक रॉन्ग परसेप्शन है, मोड से सबसे ज्यादा गलत सेंट्रल टेंडेंसी पता चलता है। आप जाओगे ना, मान लो +2 के बाद आपकी इच्छा हुई कि बीटेक ना करें, तो स्टैटिस्टिक्स का आप देखोगे, कटबरिया सराय जाओगे तो वहाँ एक है स्टैटिस्टिशियन जो बनते हैं मैक्सिमम, और ऑल ओवर इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है वो कटबरिया सराय में, इंडियन स्कूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो वहाँ पर जाओगे तो आपको इस तरह के डाटा दीवार पर चिपका हुआ मिलेगा, और हर तरह का, जैसे LIC का डाटा है, एक्चुअल साइंस वहाँ पढ़ाया जाता है मेनली। एक्चुअली जो तैयार होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स से ही तैयार होते हैं। जो देखते हो हर तरह का, चाहे SBI का हो, ICICI का हो या LIC का हो, डाटा जो आप देखते हो वो बुक में तैयार करके रखते हो, वो सारे एक्चुअलीज ही करते हैं। एज वाइज तो इतना लगेगा, अमाउंट इतने साल के लिए लगेगा। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए ये चीज बड़ा इम्पोर्टेंट है, रिकॉर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चे, ये मोड है। लेकिन अब क्या है कि अगर डाटा ग्रुप्ड हो, इफ डाटा इज ग्रुप्ड, डाटा इज ग्रुप्ड, then mode equals to
मोड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एल प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f2 माइनस f0 इंटू आई। अब देखो ये भी आप समझ पाओगे जब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा, ठीक है बच्चा। अब जैसे आप यहाँ गौर कर रहे हो f1 है f0, अब जैसे मान लो यहाँ फिर से वही डाटा ले लेते हैं। एक है आपका क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल, और दूसरा पार्ट है इसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वही से ले लो, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अब अपने मन से तय कर लो, ये 15 है, ये 10 है, ये 25 है, ये अगेन 15 है, ये 10 है, जो भी आ जाए n इक्वल टू आपको मिल जाएगा। यहाँ देखो CF की कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ही इम्पोर्टेंट है। ये देखो 15, 25, 50, 60, 70, 75, n इक्वल टू 75, ठीक है। अमूमन आप देख रहे हो F0 1 2 लिखा है, बताओ 0 सबसे पहले होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है कि नहीं बच्चों, समझ रहे हो। F0 F1 F0 जो है मतलब क्या है कि 0 ऊपर होगा, F1 आपका बीच का होगा, और F1 जो लिया जाता है हमेशा मिड टर्म लिया जाता है, मतलब इसको आप F1 कह रहे हो, इसको आप F0 कह रहे हो, और ये आपका F2 हो जा रहा है, समझ गए बच्चे। और आई तो आप समझ ही रहे हो, क्लास हाइट, क्लास हाइट इज आई। अब F1 जो सेंट्रल टेंडेंसी है, इसका जो लोअर लिमिट है दैट इज L, दिस L इज हियर 40। आप यहाँ से मोड निकाल सकते हो, मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, L कितना है L आपका है 40 प्लस F1, F1 मीन्स 25 माइनस F0 मीन्स 10 by 2f1 means 2 into 25 minus f2 means 15 minus f0 means 10 into 40 plus ये क्या हो गया 15 by 50 minus 25 means 25 into 20, ठीक है बच्चे। 5 3 जा 5 5 जा 5 4 जा मीन्स क्या हो गया 12, 40 50 52 जो आ गया इसका क्या हो गया। बच्चे बात समझ में आई है। हेलो यस सर। बताइए। सर अगर ये क्लास इंटरवल इरेगुलर होते हैं तो हमें पहले हाँ, इन्हें रेगुलर बनाना पड़ता। क्लास देखो दो ही तरह का तो क्लास इंटरवल होता है, जैसे एक होता है एक्सक्लूसिव और दूसरा होता है इंक्लूसिव। आपको याद होगा 10th पढ़े हो तो एक्सक्लूसिव ये आपका दिया रहता है, ये हमेशा क्या है एक्सक्लूसिव है। लेकिन अगर ये इंक्लूसिव होता है तो क्या होता है 0 to 20, 21 to 40, 41 to 60, है कि नहीं, यही होता ना, यस सर। ठीक है। आप क्या करते हो कि आप लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हो, तो अपने आप ये फिर से क्या होता है एक्सक्लूसिव बन जाता है। ये जितना डिफरेंस दे देगा, आगे की क्लास में ये सब चीज पढ़ोगे, अभी तो आपको इतना पढ़ना नहीं है। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव में ही हमेशा रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना, और कुछ नहीं, समझ रहे हो। यस सर। तो उसके लिए बस ये याद रखना है कि लोअर लिमिट में हम 0.5 या जितना डिफरेंस आएगा, मान लो 0 to 20 या फिर 22 to 40 है,
ऐसा इसलिए नहीं देगा तो भैया कि 21 को कहाँ रखा जाएगा, है कि नहीं। तो अक्सर आपको यही देता है 0 to 20, 21 to 40, 41 to 60, इस तरह से। तो देख रहे हो कि गैप 1 का हो रहा है, और 1 का अगर गैप हो रहा है तो क्या कीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 0.5 में। अब लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कीजिए और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कीजिए, देखिए आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। ठीक है बच्चे। यस सर। तो क्या होगा, वो एक्सक्लूसिव बन जाएगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हालांकि उस तरह का आपको इंट्रेंस में पूछने वाला नहीं है। आपको इंट्रेंस में तो देखना छोटा छोटा चीज पूछता है बस। आपको चेक करता है आप याद करते हो कि नहीं, या पढ़ाई करते हो कि नहीं, 10th में पढ़े थे कि नहीं, बस यही है। ठीक है बच्चे। इसके ओके बाद सर। आपको पता है मीन डेविएशन। आप लोग अगर याद हो तो मीन मीडियन मोड में भी एक रिलेशन आप लोग को बताया गया था, याद है। 3 median equals to Yes, sir. 2 mean plus mode. 3 median equals to 2 mean plus mode. मीडियन इक्वल टू था, 3 मीन इक्वल टू था। Sir, 3 median equals to 2 mean plus mode. अच्छा चलिए, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड नहीं, मैं शायद डिफरेंस में पढ़ा था। चलिए आपकी बात सही हो जाए, मैं अब कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन था कुछ। हाँ मोड इक्वल टू था, सही है आपका, सही है। मोड इक्वल टू में पढ़ा था, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो बात तो वही है। सही है आपका, बिल्कुल सही है। तो मैं याद करते करते सोचे कुछ न कुछ तो होगा ही। चलिए आगे देखते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन। इसको शॉर्ट में एमडी बोलते हैं। मीन डेविएशन जो है किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी का एवरेज बताता है, मतलब किसी भी एवरेज का एवरेज बताता है मीन डेविएशन, ये याद रखना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो मान लो विराट कोहली का एवरेज जो है लगभग 50 के आसपास है, 55 के आसपास है, जो भी है। तो क्या है कि कभी वो मैच में सेंचुरी लगा रहा है, तो कभी वो बिलो 20 भी आउट हो रहा है, बिलो 10 भी आउट हो रहा है। एवरेज से वो कितना ज्यादा स्कोर किया और एवरेज से कितना कम वो स्कोर किया है बच्चे, वो डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज सेड टू बी डेविएशन। ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का एवरेज से जो डिफरेंस आ रहा है दैट डिफरेंस इज सेड टू बी डेविएशन। और इन डिफरेंस को पर अगर मॉड लगा दे हम, ठीक है, तो निश्चित रूप से वो डिफरेंस सारा पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन जब मॉड लगा देंगे तो सबका सब पॉजिटिव हो जाएगा, और जब सबका सब पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर उसका जो एवरेज आएगा दैट इज मीन डेविएशन। बच्चे बात समझ में आई। देखो क्या है, मान लो ऑब्जर्वेशंस जो हैं, इफ लेट करो ना, लेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn are n observations whose mean is x, suppose, or median is x, median equals to x, और मोड इक्वल्स टू एक्स, जो आपको जिसके थ्रू कहेगा निकालने वो आपको दिया हुआ है। देन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, देन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा
मीन डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस मीन, जो भी कहोगे, ये मीन आपका एक्स लिखा गया है सब जगह, एक्स आई माइनस एक्स बाय एन, और इस पर आप मॉड लगा दो, आपको आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है बच्चे, तो जैसे ही मॉड लग जाता है बात खत्म हो जाता है, और सारे ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस जो है या डेविएशन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, फिर उसका आप एवरेज जो निकाल रहे हो वो मीन डेविएशन। अब यहाँ जो एक्स का प्लेस देख रहे हो, ये एक्स आपका मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, आप किसी से भी ये निकाल सकते हो। अगर कह रहा है कि मीन के थ्रू बताइए तब तो मीन ही लेना पड़ेगा, या मीडियन के थ्रू बताइए तो मीडियन ही लेना पड़ेगा, या फिर मोड के थ्रू कहेगा तो मोड ही लेना पड़ेगा। है बच्चे, हेलो, समझ रहे हो मेरी यस बात? सर, यस सर। आगे है कि डाटा इज ग्रुप्ड, अगर डाटा ग्रुप्ड है तो उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इफ डाटा इज ग्रुप्ड देन md equals to sigma of I equals to 1 to n fi into xi minus मीन, मीन्स जो भी है x है तो x बाय n, बस क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना। या n जो है ये क्या है, वेयर n इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एफ आई, ठीक है, i इक्वल्स टू 1 to n। बच्चे समझ में आई बात? यस सर। इसके बाद आपको बताया जाता है वेरिएंस। वेरिएंस देख लीजिए उसको भी, नेक्स्ट पेज पे चलें। ओके सर। बोलिए बच्चों। यस सर। चलिए देखिए, फिर आपको बताया गया वेरिएंस। वेरिएंस में कुछ नहीं है, बस मेथड ये दूसरा है जो आप पढ़े हो ऑलरेडी, जो आप पढ़े हो। आपको ये चीज मैं जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि आप मॉड लगा के किसी चीज को पॉजिटिव कर रहे थे, अब क्या करो कि स्क्वायर करके किसी चीज को पॉजिटिव कर दो, फिर स्क्वायर रूट लगा दो, दैट इज सेड टू बी स्टैंडर्ड डेविएशन। और सिर्फ अगर स्क्वायर किया हुआ है लिखा हुआ तो फिर वो क्या होता है, वेरिएंस होता है। ठीक है, तो वेरिएंस हो गया फॉर अनग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा वेरिएंस को डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से, दैट इज सिग्मा ऑफ I equals to 1 to n xi minus mean whole square by n। ठीक है बच्चे, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आई। अब यहाँ वेरिएंस निकालने के लिए अक्सर मीन को ही दिया जाता है, मीडियन या मोड को नहीं दिया जाता है, क्योंकि मीन जो है अभी भी सबसे परफेक्ट एवरेज देता है। तो वेरिएंस के लिए क्या किया गया, एक्स आई माइनस मीन होल स्क्वायर। इसी होल स्क्वायर को आप ब्रेक कर देते हो, तो मैं बताया हुआ हूँ स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के केस में भी कि इसको लिख सकते हो, और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, इसी को ब्रेक कर दो तो आपको वो मिल जाता है, मैं बताया था 1 बाय n सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, एक्स आई आई है, ये नहीं रहना। ठीक है, सिग्मा इसको 1 बाय n सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1 to n माइनस सिग्मा ऑफ मीन का स्क्वायर। ठीक है,
सिग्मा ऑफ एक्स आई बाय एन होल स्क्वायर ऐसा होगा। कैपिटल एन डाल दो सही रहेगा। सब जगह सेम दिखेगा तो सही रहेगा। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। अगर डाटा अनग्रुप्ड है तो इफ डाटा इज ग्रुप्ड, इफ डाटा इज ग्रुप्ड, कुछ नहीं करना, देन सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to 10 एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी अलग अलग लिख सकते हो, सिग्मा ऑफ आई ऑफ बाय एन भी तो होगा जी बच्चे, बाय एन। और अगर इसी को ब्रेक कर दें, इसके स्क्वायर को ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर ओनली, एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाय एन होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो अक्सर इसी मेथड से जाना, ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। ठीक है बच्चे, ऐसे करके आप जा सकते हो। और कोई डाउट बच्चे, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, आगे आपको इसमें बताएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी पेज में लिख देता हूँ। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन बस इतना ही फर्क था। ठीक है, कि उसमें आप पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर रहे हो, मॉड लगा देते हो। इसमें आप पॉजिटिव बनाने के लिए स्क्वायर कर देते हो, फिर स्क्वायर रूट कर देते हो। बस अंतर इतना ही है, दोनों प्रोसेस एक ही है, दोनों से वही है, डेविएशन का ही पता चलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, ये आपका बस यही है, एस टी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, मतलब किसी भी चीज पर एस टी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाय एन, या 1/n डाल देता हूँ, माइनस मीन का स्क्वायर, ये मीन ही तो है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते। ठीक है बच्चे, इसके बाद आपको बताया जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखिए, आगे बढ़ें, एक ही साथ सारी चीज बता देता हूँ ताकि आप डायरेक्ट उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हेलो, ओके सर, ओके। चलिए। मैं क्या बोल रहा था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लास्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जरूरत पड़ती है कंपैरिजन के लिए। ठीक है बच्चे, अब कौन सा बैट्समैन बेटर है ये चेक करने के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जरूरत पड़ती है। वास्तव में होता क्या है, तो मान लो एक बैट्समैन आपका विराट कोहली या दूसरा बैट्समैन क्रिस गेल है। आप तो जानते हो कि क्रिस गेल छक्का मास्टर है, खूब अच्छा पिटाई करता है किसी का भी,
उसने हाईएस्ट ट्रिपल सेंचुरी बनाई हुई है टेस्ट मैच में, टेस्ट क्रिकेट में। ये T20 का तो बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन आप ये देखोगे कि कॉन्सिस्टेंट कौन सा प्लेयर है, विराट कोहली ज्यादा कॉन्सिस्टेंट है या क्रिस गेल ज्यादा कॉन्सिस्टेंट है? ये जब चेक करने की बात होती है तब वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन काम आता है। मतलब क्या है कि जिसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा उसका वेरिएशन भी ज्यादा होगा। मतलब क्या है, कंसिस्टेंट वो कहलाएगा जिसके परफॉर्मेंस में वेरिएशन कम है, दैट इज कंसिस्टेंट मोर, दैट इज मोर कंसिस्टेंट। लेकिन अगर वेरिएशन ज्यादा है तो निश्चित रूप से कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, और पूरा डिपेंड करता है ये परफॉर्मेंस के वेरिएशंस के ऊपर। किसी मैच में 100 मार रहे हो, फिर अगले 10 मैच में 0 पर आउट हो रहे हो, ये होता है कि ज्यादा वेरिएशन आ रहा है आपके परफॉर्मेंस में, है कि नहीं? तो उस चीज को चेक करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को आप CV से डिनोट करते हो। CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। अब दो अलग अलग प्लेयर है, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल लो, उसका एवरेज निकाल लो, फिर आप देख लो ये CV किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा होगा इसका मतलब है उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसकी कंसिस्टेंसी कम है। आप याद रखें कि वेरिएंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी। ठीक है बच्चे, तो दो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करके आप ये बता सकते हो कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है और कौन कम कंसिस्टेंट है, उस आधार पर आप बता देते हो। ठीक है बच्चे, चलिए अब क्वेश्चन कर लीजिए एक आध। फॉर्मूला सारा लिख लिया आप लोग? हेलो हेलो, यस सर। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। मीन मीडियन मोड तो चलो आ ही जाएगा, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मीन डेविएशन से क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो, द मीन डेविएशन ऑफ, द मीन डेविएशन MD लिख रहा हूँ उसको, मीन डेविएशन ऑफ एन अनग्रुप्ड डाटा, एन अनग्रुप्ड डाटा is 50, is 50 if each observation is, if each observation is increased by 2%, by 2%, then the new mean deviation is what? Then find the new mean deviation, new mean deviation। अच्छा जल्दी से निकालो, देखते हैं आया आप सबके बीच। यार दोनों दोनों इधर हैं तो हाँ तो दिया दिया दिया।
आएंगे। सर सर सेम रहेगा। हेलो, यस सर। हो गया? सर सेम ही रहेगा 50। क्या चीज? मीन डेविएशन? यस सर। कैसे सेम रहेगा, ये सोच के देखो। देखो 2% से इंक्रीज कर रहा है, मान लो एक कोई एक्स है, x1 है, अगर 2% से इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? 1.02%। नहीं, 2/100 होगा ना, x प्लस 2% ऑफ x। मान लो let observations be x1, x2, x3 dot x। अब अगर ये कह रहा है कि ये 2% से इंक्रीज हो जाए, न्यू ऑब्जर्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑब्जर्वेशन ये आपका हो जाएगा x1 प्लस 2% ऑफ x1। ये होगा ना? बताओ ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस 2/100 इंटू x1 मीन्स हो गया x1 आप कॉमन ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 0.02 मीन्स आप इसको कह सकते हो न्यू जो ऑब्जर्वेशन आया वो 1.02 इंटू x1, 1.02 इंटू x2, 1.02 इंटू x3 डॉट 1.02 इंटू xn। ये आएगा कि नहीं बच्चे? तो बताओ न्यू मीन डेविएशन क्या बनेगा, बताइए। देन न्यू एमडी क्या हो जाएगा? न्यू एमडी इक्वल टू हो जाएगा 1/n। कितना है डाटा? वो तो दिया ही नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। 1/n ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ 1.02 into xi, I equals to 1 to n minus 1.02 into mean। होगा कि नहीं बच्चे, बताइए। और इस पर क्या हो जाएगा? मॉड लग जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं बताओ। न्यू मीन आपका ये आएगा, अब में 1.02 अगर कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या बचेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बाय n, दैट इज ओल्ड मीन। समझ लो मेरी बात।
तो मतलब फाइनली आपका जो नया जो ऑब्जर्वेशन बना है उसका जो मीन होगा वो यही होगा 1.02 इंटू मीन। ठीक है बच्चे। यस सर। अब देखो ये आया, अब देखो 1.02 आप देख रहे हो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको थोड़ा सा कॉमन ले लो, बाहर निकल जाएगा ये। 1.02 कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं? अरे कांस्टेंट है, ले सकते हो। यस सर। ले लिए कॉमन। 1/n तो सबके साथ है ही, बाय इंटू 1/n इंटू सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीन आई इक्वल्स टू 1 टू n। अब ये बताओ इतना बड़ा जो टर्म आया ये क्या आ गया? ओल्ड मीन आया कि नहीं? ये ओल्ड एमडी है कि नहीं? xi माइनस मीन जो कि जो कह रहा है ना, द एमडी ऑफ एन अनग्रुप डाटा इज 50, तो इसका मतलब है ये 50 आपको दिया हुआ है, मतलब 1.02 इंटू 50। देख लो क्या आ रहा है, 102 पचे 510 5100, मतलब आंसर आपका 51 आ रहा है बच्चे। बात समझ में आई? यस सर। तो इस तरह से देखो क्या होता है कि जितना गुना बढ़ेगा आपका, देखो अगर आप मीन की बात करें तो मीन के केस में यही है कि जितना टाइम आपका ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करेगा उतना टाइम से मीन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? चलो इसमें कुछ ट्रिक्स है, उसको हम लोग को लिखनी चाहिए, उसको आप लोग लिख लो। लिख लो, आगे बढ़े। यस सर। चलिए देखिए, सम फैक्ट्स अबाउट, ये समझ लो शॉर्ट ट्रिक्स ही है, ट्रिक्स करके लिख लो, ट्रिक्स करके लिख लो। तो पहला, if each item of the observations, if each observations, ऑब्जर्वेशन समझ रहे हो, डाटा observations, if each observations be raised or reduced by constant, by a constant, then mean of the new observation, mean of the
new observations will increased or decreased by the same constant by the same constant ठीक है बच्चे बट स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड अगर मान लो इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो किसी भी स्केलर क्वांटिटी से तो उस स्थिति में स्टैंडर्ड डेविएशन उसका अनचेंज होता है मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ऑब्जर्वेशन ठीक है जो आपने पिछले क्वेश्चन में 50 कहा अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते तो वो सही था स्टैंडर्ड डेविएशन of the given observations of the new observation of the new observation remains unchanged if the observations if the given observations be raised or reduced by a constant ठीक है बच्चे चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं इस पर सर हाँ बोलिए अरे पिछले क्वेश्चन में 2% से कर रहा था तो हमारा स्टैंडर्ड मीन डेविएशन जो था वो तो मतलब इंक्रीज हुआ था तो मीन डेविएशन था ना ये स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होती है वहां देखो स्क्वायर नहीं करना पड़ा ना इतना तो आप मानते हो ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन दोनों डिफरेंट है यस सर ठीक है चलिए ना इसका क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ देखो द मीन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स इज क्वेश्चन दे रहा हूँ द मीन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स द मीन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स is this one. If each item is decreased by 4, if each item is decreased by 4, okay, then find the new mean. जल्दी से बता दीजिए x बार -4 हम्म
बार -4। हाँ सही है, मीन -4 लिख दो सीधा, सबका सब डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये हो गया दिस -4। ठीक है, वेरिएंस के बारे में तो आपको बताया ही नहीं, लिख लो लिख लो लिख लो, दो है ना, तीसरा मैं लिखा रहा हूँ, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट भूल जाता। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड by a fixed quantity, then the value of variance will be raised or reduced by constant square times, समझ गए बच्चे, constant square times the original variance, समझ रहे हो बच्चे, ऐसे करके लिखो। if के दे देता हूँ तो आसान होगी लिखने में। if each observation is multiplied by a fixed quantity, by a fixed quantity k, suppose, yeah, then the value of new variance, then the value of new variance becomes k square times the original variance, becomes k square times the original variance। मीन्स क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हो आप, k से मल्टीप्लाई करते हो, मीन्स k इंटू सिग्मा स्क्वायर, ये पुराना है तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है बच्चे। समझ में बात आई बच्चों, यस सर। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, वो each item if each item x1 x2 x3 xn be multiplied by fixed quantity, by a fixed quantity k, then new variance is what, then find new variance if value of old variance is sigma square,
ठीक है बच्चे, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। इसी में क्या करेगा, डिजिट वर्ड वाइज डाल देगा। तो अब मुझे लगता है कि आपका इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। समझे? हेलो, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। सर ये तो के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हाँ बन हाँ गया। हाँ। आप क्या करो कि आपके पास निश्चित रूप से होगा 40 इयर्स वाला, 42 इयर्स वाला, जो भी है पीछे का पेपर। उस पेपर से स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करना, आप देखना आप सब सॉल्व कर लोगे अब। और ये पिछले 2-4 साल से 5 साल से तो कंटिन्यूअस हर एग्जाम में पूछ देता है स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। इसलिए चैप्टर करना जरूरी था। अच्छा ये बताओ, आप लोग मैथमेटिकल रीजनिंग किए हो कि नहीं? हेलो। सर थोड़ा बहुत आता है, जैसे नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट और। मतलब क्लास में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ सर पढ़ा है। चलो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर बच्चे ये सब टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन देखते हो ना, इस सबसे भी एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है। सर लीनियर प्रोग्रामिंग आएगी? नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग आपको एंट्रेंस में नहीं आएगी। ठीक है सर। एंट्रेंस में लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। एंट्रेंस में आपका मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास जब लोगे तो उसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लिमिट को देखते हैं। कोऑर्डिनेट पहले करते हैं, फिर लिमिट को देखते हैं। ठीक है। यस सर, कोऑर्डिनेट पहले करा दीजिए। हेलो। यस सर, कोऑर्डिनेट पहले करा दीजिएगा, ठीक है इम्पोर्टेंट ठीक है। है, आप जरूर आपको अपने सर से बोलो, सीनियर कोऑर्डिनेटर सर से, कि वो आपको फिर से समय दें ऐसे ही, ताकि मैं आपका कोऑर्डिनेट करा दूँ। ठीक है। ओके सर। चलिए आज के लिए गुड इतना इवनिंग। ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा।